सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्धिस्ट सेंट मंदिर है और ये मुसलमानों के द्वारा दबाया नहीं गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा दबाया गया है, ये हमारा कहना है। आजकल जो हिंदू मुसलमान मामला खड़ा किया जा रहा है उसमें मुसलमानों ने नहीं दबाया, ये ब्राह्मणों के द्वारा दबाया हुआ है। और सामने ऊपर जो है उन्होंने शिव मंदिर के नाम पर हर जगह ऐसे किया। मतलब जो 1800 मंदिरों का मामला है उसमें लगभग शिव मंदिर से संबंधित मुद्दे हैं, मगर उसके नीचे हर जगह बुद्धिस्ट वो मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। सर ये मुद्दा मीडिया के लोग सामने नहीं ला रहे हैं, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को उठा रहे हैं। क्या लगता है सर कि ये मुद्दा जब इतना दिनों से चल रहा है तो क्यों नहीं आवाज उठाई गई? क्या नहीं लगता कि एक राजनीतिक स्टंट के तौर पे इसे लिया जाए? देखो, वो लोग इसको हिंदू मुसलमान का इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को हिंदू मुसलमान का इश्यू बनने से वो प्लेस संकट में फंस जाएगा और मुसलमान के नाम पर एससी एसटी ओबीसी मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं रहेगा, वो ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। अगर हम उसमें एससी एसटी ओबीसी के तरफ से क्लेम करते हैं तो हमारे लोगों को विकल्प मिल जाएगा, हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और चूंकि हमारे पास पूरा तथ्य प्रमाण है, सबूत है, सबूत के आधार पर बोल रहे हैं हम लोग। ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो आज जो आपने किया है बिरसा मुंडा जयंती का, आपने इसमें वो किया है वर्णन, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बिरसा मुंडा हमारे इस आंदोलन में जो बहुत सारे बड़े पुरखे हुए हैं उसमें बिरसा मुंडा भी एक बहुत बड़े पुरखा है। तो खास तौर पर आदिवासी समाज को बिलोंग करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से टकराए थे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम अपना आइडियल और आदर्श मानते हैं, तो उनकी बातों को लेकर चलते हैं कि उनका ये सोच था कि हमारे लोगों का आंदोलन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बिरसा मुंडा हमारे आइडियल है, आदर्श है। आंदोलन की अगर बात करें तो इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है, या आगे तक कि दिल्ली में ही अगर आप देख ले तो जो मार्शल थे बसों में उनकी नौकरियां चली गई हैं, उसको लेकर आंदोलन, सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है उसको लेकर आंदोलन, आशा वर्कर का आंदोलन, ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार फेलियर हो गई है या फिर ये भी एक राजनीतिक स्टंट के तौर पे किया जा रहा है? हमारे लोगों के इश्यूज सॉल्व नहीं किए जाते, उसका कारण ये है कि इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारी आवाज उठाने वाला। इस वजह से हमारे लोगों को पहल करके मामला उठाना पड़ता है। हमारे एमपीज है, 131 मेंबर पार्लियामेंट है, 1100 से ज्यादा एमएलए, वो मामले उठाते ही नहीं है। इसलिए समाज के लोगों को सामने आकर ये मामले उठाने पड़ते हैं, इसलिए आपको वो दिखाई देते हैं। अगर उन्होंने ये मामला रूलिंग एरिया के अंदर उठाकर समाधान कर दिया होता तो ये मामला ही नहीं खड़ा होता, समाज को उठाना नहीं पड़ता, वो सॉल्व हो जाता। मगर जो लोग नहीं उठा रहे हैं वो या तो बीजेपी के मेंबर है, या तो आरएसएस के या कांग्रेस के मेंबर है, और ये लोग हमारी समस्याओं को उठाने नहीं देते इंडिपेंडेंटली। सर, अब आप कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बीजेपी के लिए, हाँ, लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को ही वोट डलेगा, अगर बीजेपी और कांग्रेस कोई नहीं तो फिर विकल्प क्या है जनता के पास? विकल्प अपने आप खड़ा नहीं होता है, विकल्प खड़ा करना पड़ता है। काशीराम जी ने जब कोशिश शुरू की थी तो उनके पास था कुछ भी नहीं था, मगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने रूलिंग तक, मुख्यमंत्री बनाने तक मामला खड़ा कर दिया ना। मगर एक समय तो 84 में वो भी जीरो थे, तो विकल्प खड़े करना पड़ता है। अगर मान लो जो लोग कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस से सहमत नहीं है, उनको जीरो से मामला और विकल्प खड़ा करने का अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 85% वोट है। केवल वोट होने से क्या चलेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमारा पॉलिटिकल पावर चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, सेंटर में भी चाहिए। सर, बहुजनों के लिए और दलितों के लिए बहन जी है ना, वो कहती है मैं हूं इनके लिए, जो 85% आप वोट बता रहे हैं। तो बहन जी का राजनीति अब समाज के लिए, एक समय में आरपीआई के लोगों की जो राजनीति थी उसी दिशा में बहन जी की राजनीति चल रही है, उसका अभी निगेटिव असर हो रहा है। अभी 13% तक मायावती के पास 30% वोट था, वो 13% तक नीचे आ गया है, और 2024 के चुनाव में ये परसेंटेज और घट जाएगा। तमाम लोगों का यही मानना है। क्या लगता है सर कि जो महिला 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज उनका एक राजनीतिक जो अस्तित्व है वो खतरे में है, इसकी वजह क्या लगती है? मायावती की खुद पॉलिसी ऐसी है, इस पॉलिसी की वजह से वो ऐसी है क्योंकि वो पावर के पीछे रहती है हमेशा।
पावर के पीछे रहती हैं, उन्होंने सिद्धांत को अपना अहम मुद्दा नहीं बनाया। काशीराम जी के सपोर्ट के बगैर मतलब मायावती के दो चेहरे, एक काशीराम जी के सपोर्ट से, एक काशीराम जी के सपोर्ट के बगैर। जैसे ही काशीराम जी का सपोर्ट खत्म हो गया, मायावती का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मायावती इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकती, मायावती को कोई स्ट्रांग व्यक्ति की या स्ट्रांग आंदोलन की, स्ट्रांग संगठन की सपोर्ट जरूरत है। सर, काशीराम जी के नाम से तो मायावती जी ने बहुत काम किया है, आप कह रहे हैं कि काशीराम जी के बिना मतलब कैसे मायावती का होगा? मायावती 78 के बाद आई है, 78 तक तो वामसिफ संगठन बहुत ज्यादा। मायावती की एंट्री जो है वो जो राजनीतिक दल शुरू हुआ उसके बाद उसकी एंट्री हुई है, उसके पहले एंट्री नहीं हुई है। सर, अभी आपने हम लोग बनाने वाले हैं ना, मैं तो अभी 66 साल की उम्र है मेरी, हम लोग तो जीरो में बनाने वाले में, तो हम लोगों को इतिहास लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो इतिहास ही है, हम तो खुद ही जानते हैं। अभी आपने कहा था सर थोड़ी देर पहले कि आप मीडिया के लोग मीडिएटर बनिए, अगर मायावती जी मिलती हैं तो आप उनसे मिलेंगे, उनसे गठबंधन करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर आप और मायावती जी मिल जाएं तो प्रधानमंत्री चेहरा फिर अलग होगा? ये जो क्या नाम उनका, नागपाल जी क्या है, तो नागपाल जी को अभी जिम्मेदारी लगा है, तो नागपाल जी को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपका समर्थन होता है। नागों को पाल सकता है, मायावती को नहीं पाल सकता। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि जो अगर आपका समर्थन होता है मायावती जी को, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? होने के बाद की बात है, डायलॉग करना पड़ेगा ना, पहले डायलॉग करना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। सर, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 2024 में कोई भी दल, राजनीतिक दल, बड़ा दल आपके पास आता है कि हमारे साथ अलायंस कर लो, तो आप किसके साथ करेंगे और क्या आप करना चाहेंगे? कि पार्लियामेंट में चुनकर आने के बाद बीजेपी के लोग भी संसद में बैठते हैं, कांग्रेस के लोग भी संसद में बैठते हैं, बीएसपी के लोग भी संसद में, सारे के सारे लोग तो एक ही जगह बैठते हैं, और सारे के सारे लोग दोपहर के समय में वही होटल में, पार्लियामेंट के होटल में जाके एक साइड में बीजेपी का आदमी बैठता है, एक साइड में बीएसपी का आदमी बैठता है, और उधर ही खाना खाते रहते हैं। तो डायलॉग करना लोकतंत्र का तो मौलिक बात है। डायलॉग जो है ना, संवाद, किसी के साथ भी अगर डायलॉग करना है तो डायलॉग करना कोई गलत बात नहीं, फैसला करना अलग बात है, डायलॉग करना अलग बात है। सर, इंडिया गठबंधन में राम जी भी अटल बिहारी वाजपेयी से बात करते थे, अडवाणी से बात करते थे, मगर फैसला तो अपना करते थे कि नहीं? आपका फैसला क्या रहेगा, मैं वही पूछ रही हूँ। फैसला डायलॉग के पहले नागपाल जी बात बोल दो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायलॉग करने के पहले फैसला कैसे बता सकता हूँ। ये इतना आसान नहीं है बात, डायलॉग हो जाए। मतलब आप गठबंधन के लिए तैयार हैं? नागपाल जी की जिम्मेदारी हमने लगाया, नागपाल जी मायावती से बात करेंगे, नागपाल जी बात करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे ये नागपाल जी के ऊपर निर्भर है। नहीं, मैं नागपाल जी की इच्छा है, होना चाहिए, हमने उनको समर्थन दे दिया। सर, मैं मायावती जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी पार्टियों के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर कोई आता है तो आप गठबंधन के लिए तैयार हैं? तो हमारे साथ 77 पार्टियां हैं और उसका मैं कन्वीनर हूं, तो कन्वीनर तो उन्होंने मेरे ऊपर यकीन है इसलिए तो बिठाया। अगर वो लोग मायावती मानती है तो उसके बाद हम लोग 77 पार्टियों में भी चर्चा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? सबका कर रहे हैं, उनका भी करेंगे, सब लोगों की पार्टियों का हम लोग वहां रख रहे, उनका भी करेंगे। उनके सामने प्रस्ताव रखे, बहन जी भी इस गठबंधन में परिवर्तन मोर्चा में आना चाहती है, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या लगता है परिवर्तन मोर्चा से 2024 में परिवर्तन आएगा? देखो, मैं एक बात ऐसा मानता हूं कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में टक्कर की फाइट होने वाली है, और ये टक्कर की फाइट में बहुत ज्यादा मतों से हार जीत नहीं होने वाला है। तो इसमें इस वजह से तीसरा मोर्चा बहुत ज्यादा कामयाब और कारगर होगा। ये 2 बार सरकारें सेंटर में बनी, तब दोनों बार तीसरे मोर्चे के समर्थन से बनी हुई है। हम तीसरा मोर्चा बनाए इसलिए कि हमारे सपोर्ट से सरकार बनती है, तो बनाने के लिए हम समर्थन करेंगे, मगर हमारे लोगों का भी आवाज होना चाहिए। हमारे लोगों की आवाज नहीं होगी तो कैसे चलेगा? हम तो अपने लोगों की आवाज के लिए लड़ रहे हैं ना। आपको क्या सड़कों लगता पर तो आवाज है ही हमारी, संसद में भी हमारे लोगों की आवाज होनी चाहिए।